हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का ब्रेकडाउन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, ये जो रेडियो होती है उसकी हम ट्यूनिंग करते हैं तो उसमें से कौन सा कंपोनेंट होता है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं जो उसमें यूज किया जाता है, उसकी ट्यूनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इनमें है कैपेसिटर। कैपेसिटर ही एक ऐसा है इसमें जो उसकी ट्यूनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। देखो, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। अब इसकी जो यूनिट दूसरी होती है वो क्या होती है, क्योंकि सी को क्या लिखते हैं हम, क्यू अपॉन वी। अब क्यू क्या होता है, ये चार्ज होता है, वी क्या होता है, वोल्ट होता है। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलोम। और जो वोल्ट होता है उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी। तो कूलोम पर वोल्ट भी इसकी क्या रहती है, यूनिट रहती है। अब चलिए कैपेसिटर को देखते हैं, इसका काम क्या है, मतलब किस लिए इसको यूज किया जाता है ट्यूनिंग में। देखो, कैपेसिटर का जो मेन काम है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इनको क्या करना, स्टोर करना। ठीक है। अब रेडियो की ट्यूनिंग में ये क्या करता है, एक एग्जाम्पल को सेट करता है, जो रेजोनेंस होता है उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब रेजोनेंस को समझो, ये रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस क्या है कि जब भी किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी में क्या हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अपने पीक पे पहुंच जाए। तो पीक पे पहुंचेगी तो क्या होगी, ज़्यादा ऑसिलेट करेगी। अब ज़्यादा ऑसिलेट करेगी तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे ट्यूनिंग क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, परफेक्ट होगी। तो वेरिएबल कैपेसिटर क्या करते हैं, ये सेट करते हैं किसको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में। देखो, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है इस टाइप का, इसमें वेरिएबल कैपेसिटर होता है इस टाइप का। अब देखो ये कैसे हेल्प करता है इसमें, ये जो बिल्कुल पीक पे होती जा रही है तो ये होता है रेजोनेंस, मतलब अपने पीक पे पहुंच जा रहा है, रेजोनेंस। और जो पीक पे नहीं पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन रेजोनेंट बोलते हैं। ये इसका सर्किट है, इस टाइप से सर्किट में होता है। ये एंटीना है, ये ट्रांसफॉर्मर, ये है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर और ये होता है इंडक्टेंस। तो इस टाइप के सर्किट में ये क्या काम करता है, रेडियो के ट्यूनिंग में हेल्प करता है। अब कैपेसिटर के टाइप जो होते हैं, एक पेपर होता है, तो इस टाइप के हैं टोटल, एक बार इनको देख लेना। जो वेरिएबल कैपेसिटर ये वाला होता है, यही इसमें ट्यूनिंग में यूज किया जाता है। अब रजिस्टर्स को देखते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर क्या करते हैं, ओपोज करते हैं, मतलब या ब्रेक करते हैं या फिर रेसिस्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज को मेंटेन करने का इनका काम होता है। अब देखो, रेजिस्टेंस का ये इस टाइप के होते हैं, इसमें भी दो टाइप होते हैं इनके। एक में क्या होता है, चार कलर बैंड होते हैं, एक में होते हैं पांच कलर बैंड। ठीक है, एक चार कलर बैंड वाले होते हैं, एक पांच कलर बैंड वाले होते हैं। तो चार कलर बैंड में ये जो दो बैंड होते हैं वे क्या दिखाते हैं, दो डिजिट दिखाते हैं। और जो बाकी के दो बैंड है, एक मल्टीप्लायर को दिखाता है, एक टॉलरेंस को दिखाता है, जो ये चार्ट में दिया हुआ है। ठीक। अब रजिस्टर्स के सिंबल देखते हैं। ये सिंबल, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक चार बैंड का होता है, एक क्या होता है, पांच बैंड वाला होता है। ठीक है। तो रजिस्टर्स के सिंबल ये ऐसे इसको दिखाते हैं। ठीक है। अब देखो, रजिस्टर्स आया है तो इसका मतलब इसको, इसकी यूनिट क्या होगी रजिस्टर्स की, ओम। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। अब इसकी जो एक वैल्यू होती है रजिस्टर्स की, वो क्या होती है, वी अपॉन आई बी होती है। वी क्या होता है, वोल्ट, और आई क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट दिखाएंगे हम। ठीक है। तो ओम तो होगी होगी, वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट होगी। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर एक ऑप्शन आया था इसमें, ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो एसी वोल्टेज होती है तो उसके लेवल को क्या करता है, अप या डाउन करता है, ये इसका काम है। मतलब उसको क्या करना, चेंज करते रहना वोल्टेज लेवल को। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप क्या करेगा, जो वोल्टेज होती है उसको बढ़ाएगा, और जो स्टेप डाउन होता है ये क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा। ये इस टाइप का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। अब देखो, एक इंडक्टर भी दिया हुआ था इसमें। इंडक्टर क्या करता है, ये करता है हमारी जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है उनको क्या करता है, स्टोर करता है। जब इसमें क्या कराते हैं हम, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो कराते हैं। तो ये इंडक्टर इस टाइप का होता है। देखो इसमें, इसमें ये क्या है, कोर है, सिलेंड्रिकल कोर। तो ये क्या है ऊपर, जो ये कंडक्टिव वायर है, मतलब जिससे करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं और यहाँ से करंट क्या होता है, सर्किट से बाहर आता है। और इसी पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो ये क्या स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच एलोय हैज ब्रॉन्ज, लेड एंड टिन। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल, ब्रॉन्ज का, लेड का और टिन का क्या है, एलोय। एलोय क्या होते हैं, जो मिक्स होके बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से देखो जो रोज मेटल होता है वो क्या होता है, एलोय होता है। देखो रोज मेटल ये इस टाइप का होता है, ये ऊपर से जो दिखने में लगता है ना ये रोज टाइप का लगता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोज मेटल बोलते हैं। अब चलिए इसमें जो मेटल दिए हुए हैं इन मेटल को भी देख लेते हैं, ये है क्या। सबसे पहले है इसमें जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर क्या करता है, इसमें कॉपर, जिंक और निकिल होता है। कॉपर कितना होता है 50%, जिंक कितना होता है 19% और निकिल कितना होता है 30% होता है। ये कैसे कलर का होता है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है जैसे ये। इसका यूजेस कहाँ करते हैं, टेबल वेयर में करते हैं, फिटिंग इन पार्ट्स में करते हैं सिप की। ठीक है, और जो मतलब समुद्र के अंदर जो शिप्स चलते हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं, और उसके बाद प्लम्बिंग फिक्सचर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। देखते हैं बेल मेटल को। ये बेल मेटल क्या है, ये भी क्या होता है, एक एलॉय होता है। ये किस किस का होता है, कॉपर का और टिन का होता है। अप्रोक्स 4:1 में इसका क्या रहता है, मिक्सचर होता है। तो कॉपर कितना होता है 78%, तो 22% कितना होता है, टिन होता है। अब इट इज फॉर्म ऑफ क्या है, ये ब्रोंज की ही क्या है, एक फॉर्म है, क्योंकि ब्रोंज क्या होता है, कॉपर एंड टिन के ही मिक्सर से मिलके बना होता है। अब इसको यूज किस में करते हैं हम, कास्टिंग करने में, हाई क्वालिटी की बेल्स में। अब शोल्डर को देखते हैं। शोल्डर क्या होता है, देखो ये डायग्राम देख के बिल्कुल सब क्लियर समझ में आ गया होगा कि शोल्डर क्या होता है। ये एक जॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है शोल्डर का, जो क्या होता है, मेल्ट होता है। जब दो वायर को क्या होता है, कनेक्ट किया जाता है, तो ये क्या होता है, मेल्ट होता है। ये किस किस में क्या होता है, इसमें टिन होता है और लेड होता है। 60% क्या होता है इसमें टिन, 40% क्या होता है इसमें लेड होता है। ठीक है, ये बॉन्डिंग में काम आता है। अब ये मोस्टली किस में यूज़ करते हैं हम इसको, हैंड सोल्डरिंग में करते हैं। अब देखो थोड़ा रोज मेटल के बारे में थोड़ा और देखते हैं। देखो रोज मेटल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो 50% होता है वो क्या होता है, इसमें बिस्मथ होता है। क्या यूज़ करते हैं इसमें, 50% बिस्मिथ होता है इसके मिक्सचर में, मतलब इसके एलॉय में। और जो 27% होता है वो यूज़ करते हैं हम इसमें लेड, वो यूज़ किया जाता है लेड का। और बाकी का जो 23 के अप्रोक्स होता है वो यूज़ किया जाता है इसमें क्या, टिन का। तो इन सब के ही मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रोज मेटल बोलते हैं। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अप्रोक्स 95 से लेकर 98 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, मोस्टली इसका यूज़ हम करते हैं जो हीट ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनका इसमें यूज़ किया जाता है। जो हीट ट्रांसफर मीडियम होते हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी यूनिट क्या होती है, ये पूछ रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको किस में मतलब उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट किसी की यूनिट नहीं होती है, ये केवल एक क्या दिया है इसमें, एलिमेंट का नाम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27 होता है। उसके बाद ओम, ओम क्या होता है, ओम रेजिस्टेंस की क्या होती है, एक यूनिट होती है। ठीक है, जो एम्पियर होता है ये करंट की यूनिट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये मेजर करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है पर एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर पा रहा है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स वो मेजर कर पा रहा है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। चलो ये तो पता ही लग गया। इस देखो ये है एक मैग्नेट। अब इसमें जो ये हमारी जो मैग्नेटिक लाइन है ये ऐसे चल रही है, मतलब नॉर्थ साइड से निकल रही है, साउथ की पोल पे जाके एंड हो रही है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये क्या करता है, एरिया से, मतलब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होता है कि कितना उससे निकल पा रहा है, कितना उससे गुजर पा रहा है, तो ये इसको शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट हैपन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीज, यानी कि इसमें कह रहा है कि जब हम किसी वाटर को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है।
देखो जब भी किसी भी वाटर को फ्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं ये डिक्रीज कैसे होती है। ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है तो उस पे जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इस टेम्परेचर से, क्योंकि फ्रीज कितने पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो ये इससे नीचे की स्टेट क्या है, टोटल सारी आइस है। ठीक है, तो जब यहाँ से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट से नीचे जा रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर बात करें इसकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, तो उसके लिए डेंसिटी कितनी आती है, 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी वाटर क्या करेगा, फ्रीज करेगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ। तो नाइट्रस ऑक्साइड पूछा है कि वो इनमें से किसका नाम है, लाफिंग गैस का, मॉस्किटो रिपेलेंट का, टीयर गैस का, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का। तो देखो इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये केमिकल नेम होती है किसका, लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस का हम मतलब बोलते हैं कि भाई जो लाफिंग गैस होती है कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल नाम तो है नहीं लेकिन इसका ये अल्टरनेट नाम है, इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, अब देखो जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं इसमें हम कौन सी क्या यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं हम पैराथीन होती है एक, ये लिक्विड होता है, होता है प्रेलेथ्रीन। तो प्रेलेथ्रीन होता है जो क्या होता है 1.6% वेट बाय वेट से होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ये इसमें मॉस्किटो रिपेलेंट में हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं टीयर गैस की। तो टीयर गैस कौन सी होती है, SO2 होती है। ठीक है, अब फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ करते हैं हम, इसमें यूज़ होता है CO2। इतने पॉइंट्स आपको क्या है इसमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A substance acquired in the form of brownish film on a piece of iron left in the open for some time is। मतलब इसमें कह रहा है कि कोई भी, अगर कोई आयरन है, ठीक है, उसको अगर थोड़े टाइम के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या होता है, बोरो ब्राउनिश फिल्म की क्या होती है, उस पर एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि भूरे रंग की क्या होती है, उस पर एक फिल्म चढ़ जाती है। तो उस वो फिल्म कौन सी होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आपको है ना कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। आई होप दोस्तों आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।